नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। डुमरी उपचुनाव के दंगल के लिए चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी और आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी के बीच निर्णायक मुकाबला होगा, जिसके लिए आईएनडीआईए गठबंधन के साथ ही एनडीए गठबंधन की ओर से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी जनसंपर्क अभियान में जुटी हैं, तो वहीं आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी भी लोगों को अपने पाले में करने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं। वहीं एनडीए के तमाम नेता भी डुमरी में कैंप किए हुए हैं और 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे इस चुनाव को जीतने में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं जा रहे हैं। वहीं सीएम हेमंत सोरेन भी आज डुमरी में रोड शो करेंगे। उलगो से मधुपुर तक करीब 15 किलोमीटर के रोड शो में जनता से जेएमएम प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। अब जनता 5 सितंबर को किसके पक्ष में वोट करेगी, जब 8 सितंबर को इसके नतीजे आएंगे तब इसका फैसला हो पाएगा। गिरिडीह के डुमरी विधानसभा उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री जहां राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार पर हमलावर रहे, वहीं केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी आम जनता को दी। उन्होंने आरोप लगाया कि न तो विपक्ष के पास गुड गवर्नेंस है और न ही कोई विकास का विजन। रखता हूं कि ये जो चुनाव है, उपचुनाव, जिस चुनाव में यहाँ की जनता ये संदेश देकर आने वाले भविष्य को न केवल डुमरी के लिए बल्कि इस राज्य के प्रगति के लिए नए तरीके से दिशा तय करते हुए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने का फैसला सुनाएंगे। डुमरी उपचुनाव में आज प्रचार का अंतिम दिन है। प्रचार प्रसार के अंतिम दिन आज जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में प्रचार के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचने वाले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री डुमरी में उलगो से लेकर मधुपुर तक करीब 15 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। आईएनडीआईए गठबंधन की ओर से इस रोड शो की भव्य तैयारी की जा रही है। आरजेडी के प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव ने बताया कि लगातार आरजेडी के कार्यकर्ता इलाके में कैंप कर रहे हैं और इस रोड में करीब 25,000 लोगों के जुड़ने का भी उन्होंने दावा किया। झारखंड सरकार को बधाई देते इस राज्य के मुखिया को, हेमंत सोरेन जी को, जिन्होंने बिना विधायक का इनको मंत्री बना करके भेजा और बेबी देवी जी का एक लहर चल रहा है। मान के चलिए कि 150 किलोमीटर का रोड शो होगा, कम से कम 100 किलोमीटर का, और हमको जो लगता है कम से कम 15 से 20 हजार मोटरसाइकिलें रहेगा। चूंकि मुख्यमंत्री जी का काफिला है तो स्वाभाविक है इतना रहना चाहिए। और ये जरूरी नहीं कि एक ही जगह से, कोई यहाँ से 5 किलोमीटर रिसीव किया, कोई 1 किलोमीटर रिसीव किया, कोई 2 किलोमीटर, जो जहाँ अपना जो है अपने अपने जगह पर से 1-2 किलोमीटर रिसीव करते हुए उनको। और इस पूरी खबर पर सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर के आज जो प्रचार प्रसार का शोर है वो थम जाएगा। बेबी देवी, यशोदा देवी दोनों के लिए लगातार जी तोड़ मेहनत भी की जा रही है। किस तरीके की तस्वीर देखने को आज मिलेगी, क्या तैयारी है दोनों पार्टियों की तरफ से? जी, हम आपको बता दें कि आज जब प्रचार का दौर खत्म हो जाएगा, लेकिन इससे पहले अगर हम पूरी बात करें कि डुमरी का उपचुनाव अब तक किस तरीके से रहा है और जनता क्या है कहती है, कि दरअसल डुमरी का जो ये उपचुनाव रहा है कहीं ना कहीं मुद्दे पर चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि 1932 की जो चीजें रही हैं वो होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो मूलभूत सुविधाएं ग्रामीण इलाकों में नहीं हो पाई वो होनी चाहिए, क्योंकि आज प्रचार का अंतिम दौर है, तो अंतिम दिन है। इससे पहले कल की अगर हम बात करें तो कल डुमरी के इलाके में एनडीए गठबंधन की ओर से जो यशोदा देवी के पक्ष में प्रचार प्रसार के लिए आए थे, तमाम जो बीजेपी के नेता थे वो यहाँ पर देखने को मिले। 3 उप मुख्यमंत्री यहाँ पर कैंप कर रहे थे, उनके साथ साथ बाबूलाल मरांडी थे, अर्जुन मुंडा थे, और इस पूरे इलाके में रघुवर दास भी कैंप कर रहे थे, कई विधायक कैंप करते। रघुवर दास ने भी कल साफ तौर से कहा था, क्योंकि जेएमएम की ओर से भी सारे मंत्री यहाँ देखने को मिले हैं, बन्ना गुप्ता देखने को मिले, हफीजुल हसन देखने को मिले, उसके साथ साथ विधायक इरफान अंसारी देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं ये एक निर्णायक मुकाबला होगा, क्योंकि डुमरी जो क्षेत्र माना जाता है ये गढ़ माना जाता है, जेएमएम का गढ़ है ये। यहाँ से पिछले कई वर्षों से विधायक के तौर पर
और मंत्री के तौर पर यहाँ जगन्नाथ महतो थे। उसके साथ साथ इस पूरे चुनाव में भी जो देखने को मिलेगा, सहानुभूति वोट के लिए दोनों ही तरफ से जो है वो प्रयास जारी है। क्योंकि अगर हम यशोदा देवी की बात करें तो यशोदा देवी के भी पति का देहांत हो चुका है और दूसरे पक्ष की ओर से जो उम्मीदवार हैं उनके भी पति का देहांत हो चुका है। यशोदा देवी एक और दावा कर रही हैं, उसके साथ साथ उनके जो बेटे हैं वो ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं और लगातार मां के लिए वोट मांग रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरे पक्ष यानी जेएमएम की ओर से जो बेबी देवी उम्मीदवार है जगन्नाथ महतो जब गुजरे हैं तो कहीं ना कहीं परिवार के साथ पीड़ादायक तस्वीरें वो निकलकर सामने आई थी और दोनों ही पार्टी जो है सहानुभूति वोट के लिए भी प्रचार कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ पूरे डुमरी की अगर हम बात करें तो नावाडी जो एक जोन है वो काफी हॉट जगह पूरे 2 दिनों से माना जा रहा है। अक्सर वहां पर जेएमएम और आजसू के प्रत्याशी आमने सामने भी दिखे हैं जिस तरीके से ये पूरा मुकाबला रहा है। इसके साथ साथ एआईएमआईएम के जो कैंडिडेट हैं वो भी इस मैदान में हैं, तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक की जो वोट है वो उनकी ओर तब्दील होने की कयास लगाई जाए। लेकिन साफ तौर से कल जब इरफान अंसारी यहाँ पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि लाख प्रयास कर ले अल्पसंख्यक का जो वोट है वो हम खींच कर लाएंगे, क्योंकि ये हमारी आन बान और शान की ये लड़ाई है। आन बान शान इस वजह से है क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र पड़ता है डुमरी और इसके आसपास का, झारखंड का आंदोलन इन क्षेत्रों में हुआ है, तो कहीं ना कहीं झारखंड के आंदोलन की दृष्टि से भी ये बड़ा सीट है। इसके साथ साथ अगर यहाँ से अगर हम बात करें आजसू गठबंधन की यानी बीजेपी गठबंधन की, एनडीए गठबंधन की, अगर यहाँ से वो इस सीट को जीत कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, उसके साथ साथ विधानसभा, चलिए बिल्कुल, तो जी तोड़ मेहनत की जा रही, दोनों तरफ से नजर बनाए रहिए। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो मुंबई में आईएनडीआई की बैठक अगली मुलाकात में सीट शेयरिंग के वादे के साथ खत्म हो चुकी है, लेकिन झारखंड में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आसान नहीं दिख रहा। बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका को लेकर क्षेत्रीय पार्टी, जेएमएम और राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस सभी से ही आमने सामने आते दिख रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मुंबई में आईएनडीआई की बैठक दिल्ली में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बैठने के वादे के साथ खत्म हो गई। वहीं जेएमएम ने साफ कर दिया कि झारखंड में सीट शेयरिंग की ड्राइविंग सीट पर हेमंत सोरेन ही बैठेंगे। मतलब साफ है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर कांग्रेस का दबदबा जेएमएम के सामने नहीं चलने वाला। वहीं जेएमएम ने भी साफ कर दिया है कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव का नेतृत्व हेमंत सोरेन ही करेंगे। निश्चित तौर पर कमान उनके हाथ में होगी, स्टीयरिंग पर वो बैठेंगे, ड्राइविंग सीट पर तय करेंगे। हाँ, सबके सहयोग से, सबको साथ लेकर, जो गठबंधन दल के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी को साथ लेकर एक टीम भावना के तहत झारखंड में किला फतह किया जाएगा। 14-0 का लक्ष्य लेकर हम चले हैं और हम अचीव करेंगे। जाहिर है गठबंधन के तहत जेएमएम का ये बयान कांग्रेस को रास नहीं आया। कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ किया है कि नेतृत्व सामूहिक होगा और सीट पर मिल बैठकर फैसला लिया जाएगा। इधर सीट शेयरिंग पर जारी खींचतान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को जेएमएम का पिछलक्कू पार्टी बता दिया। इंडिया गठबंधन की बात है, कौन क्या कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीधी बात है, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, इसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। अगर छोटा बड़ा मानेंगे तो फिर अलग अलग रास्ता ढूंढ लेंगे लोग, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो इंडिया गठबंधन बना है उसका नेतृत्व सामूहिक नेतृत्व है। कोई राष्ट्रीय दल नहीं, कोई क्षेत्रीय दल नहीं, सब लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस को तो इनके पीछे पीछे चलना है, जेएमएम की जी हजूरी करना है। तो कांग्रेस तो सोचती है कि अपनी डूबती हुई नैया को किसी प्रकार जेएमएम के साथ मिलकर पार लगा लें, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस बार जेएमएम ने इरादे साफ कर दिए हैं कि ड्राइविंग सीट पर हेमंत सोरेन होंगे और नेतृत्व भी उन्हीं का होगा। लेकिन कांग्रेस ने भी पलटवार किया है और साफ कहा है कि नेतृत्व सामूहिक होगा, जो कि इस बार कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। गिरिडीह में बगोदर प्रखंड के धरगोली गांव में पिछले कई दिनों से हाथियों का झुंड मौजूद है। हाथियों की मौजूदगी से आसपास के लोगों में भय का माहौल है। हाथियों के दस्तक से जहां लोग डरे सहमे हैं, वहीं हाथियों की ओर से घरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहीं हाथी फसल को भी बर्बाद कर रहे हैं। अभी हाथियों का झुंड बरकट्टा सूरजकुंड पहाड़पुर के इलाके में है, जिसमें 12 से अधिक हाथी मौजूद हैं। इन हाथियों को देखने के लिए लोग भी पहुंच रहे हैं। इसी बीच न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि हाथियों के पास नहीं जाएं और उन्हें किसी भी तरह से छेड़ने और उत्तेजित करने से बचें, क्योंकि ऐसे में हाथी आप पर हमला भी कर सकता है।
राजधानी रांची समेत राज्य भर में बिजली की समस्या कम होती नहीं दिख रही है। शहरी के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी 4 से 5 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। दरअसल राज्य भर में 2700 मेगावाट बिजली की जरूरत है, जबकि डिमांड से 400 मेगावाट कम यानी 2300 मेगावाट बिजली ही उपलब्ध हो पा रही है। इस वजह से राजधानी के 3 ग्रिड को 10 से 15 मेगावाट कम बिजली मिल रही है। कम बिजली मिलने के कारण शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों को पावर कट ज्यादा झेलना पड़ रहा है। रांची से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। राज्य भर में बिजली की समस्या एक बार फिर बढ़ती जा रही है। राज्य की जो बिजली की जरूरतें हैं वो तकरीबन 2700 मेगावाट की है, लेकिन जो बिजली मिल रही है वो 2300 मेगावाट, मतलब 400 मेगावाट की कमी है। राजधानी रांची में 3 ग्रिड है, कांके, हटिया और नामकुम। तीनों मेगावाट को 10 से 15 मेगावाट बिजली कम मिल रही है। हम इस समय हटिया ग्रिड 1 में हैं, जहां जो कुल जो मांग कहते हैं वो मांग है आपको तकरीबन 105 मेगावाट की, लेकिन मिल रही है 90। मतलब हमारे साथ जो यहाँ कर्मी हैं, कुल 15 मेगावाट बिजली आपको कम मिल रही है। हाँ, ऐसा है कि कल शाम 7:45 बजे 15 मेगावाट ज़रूरत से 15 मेगावाट कम बिजली की आपूर्ति हमको SLDC से की गई जी। और पुनः वो 21:53 लगभग 22 बजे से सामान्य हो गया, फुल लोड हो गया। तो हर दिन जो 3 से 4, 4 से 5 घंटे जो बिजली कट रही है, तो उससे उस समस्या कहाँ आ रही है? इस वजह से, शेडिंग के वजह से बेरो का इलाका, ब्राम्बे का इलाका और टुपुदाना और पांड्रा का इलाका प्रभावित रहा। इस वजह से जो 4 घंटे का ड्यूरेशन रहा उस पीरियड में ये इलाका प्रभावित रहा। शेडिंग करके हम लोगों को चलाना पड़ा। मतलब जो बिजली कम मिल रही है शहरी इलाकों में देने का निर्देश है, ग्रामीण इलाकों में शहरी इलाकों को प्राथमिकता दी जाती है कि शहरी इलाका प्रभावित ना हो। अगर बहुत ज़रूरत होती है तब फिर हम लोगों को शहरी इलाका को प्रभावित करते हैं। ऐसे सामान्यतया देहात इलाका को पहले प्रभावित होना पड़ता है। तो देख सकते हैं कि जो निर्देश है कि अगर बिजली कम मिले ग्रिड को तो फिर आप ग्रामीण इलाकों में बिजली काटिए, शहरी इलाकों में बिजली को जो है आपको बिजली आपूर्ति बहाल रखिए। ये सवाल है कि ग्रामीण इलाकों में बिजली की ज़रूरतें कम नहीं हैं, किसान भी खेतों में सिंचाई के लिए, पटवन के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि जो पतरातू में जो आपका PTPS जो कि NTPC हो चुका है, अगर वो हर चरण का काम पूरा हो जाए तो तकरीबन वहाँ पर जो पहले चरण में 1300 मेगावाट बिजली वहाँ बनना है, अगर वो पूरा होता है तो फिर केंद्र पर निर्भरता कम होगी और राज्य की ज़रूरतें भी पूरी हो पाएंगी। फिलहाल ये जो बिजली की समस्या है उससे फिलहाल निजात मिलने नहीं जा रही, क्योंकि बिजली की फिलहाल कमी बताई जा रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। वहीं जेएमएम ने झारखंड में बिजली संकट के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर झारखंड में जानबूझकर NTPC की बिजली आपूर्ति रोक दी गई ताकि झारखंड में बिजली संकट गहराए और जनता का गुस्सा राज्य सरकार पर फूट पड़े। पिछले 3 दिन से NTPC और पावर ग्रिड जो हमें उड़ीसा से बिजली मिलती थी उसको बंद कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। ये आधिकारिक तथ्य है। सेंट्रल कमांड को रोक दिया गया ताकि हम डिप्राइव हो। ये साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की। बारिश कम होने से रामगढ़ के पतरातू डैम का जलस्तर कम होता जा रहा है। अभी पतरातू डैम का जलस्तर 1318 RL यानी रेडियस लेवल है। पिछले साल सितंबर से जलस्तर बढ़ने से डैम के सारे फाटक खोल दिए गए थे, लेकिन इस बार हालात विपरीत दिख रहे हैं। इस बार रामगढ़ में अनुमान से कम बारिश हुई है। वहीं पतरातू डैम के जलस्रोत का मुख्य आधार नलकारी नदी और एक पहाड़ी नदी भी पूरी तरीके से सूखी हुई है। हालांकि अभी यहां से सामान्य रूप से जलापूर्ति की जा रही है, लेकिन ऐसे ही हालात रहे तो जल्द ही अलार्मिंग पोजीशन में डैम आ जाएगा। अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं पतरातू डैम में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं पतरातू डैम के विहंगम दृश्य को।
वर्तमान में पतरातू डैम में 1318 आरएल ही पानी है। आप देख सकते हैं पतरातू डैम के जल स्तर को बीते वर्ष की तुलना में काफ़ी कम है। बीते वर्ष 23 अगस्त को बारिश ज़्यादा होने के कारण पतरातू डैम के 2 फाटकों को खोल दिया गया था और 13 सितंबर तक कुल 6 फाटकों को खोला गया था। डैम में इतना पानी हो गया था, यानी 1332 लेवल आरएल से ऊपर पानी चला गया था। लेकिन इस बार बारिश कम हुई है। बताया गया कि 47% बारिश इस बार कम हुई अनुमान से। इसका सीधा असर पतरातू डैम के जल स्तर पर देखा जा सकता है। बताया गया कि पतरातू डैम के जल स्रोत का मुख्य आधार यहाँ नलकारी नदी है जो रांची जिले से आती है, एक और पहाड़ी नदी है। दोनों नदियाँ फिलहाल सूखी हुई है। इसका सीधा असर पतरातू डैम के जल स्तर पर देखा जा सकता है। पतरातू डैम से जिंदल, सीसीएल आवासीय कॉलोनी, पतरातू पीटीपीएस आवासीय कॉलोनी और रामगढ़ छावनी को पानी की सप्लाई की जाती है। हालांकि पानी की सप्लाई अभी जारी है, लेकिन यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में ये बाधित भी हो सकता है। फिलहाल लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि पतरातू डैम का जलस्तर उठ सके। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से किस तरह से पतरातू डैम का जलस्तर घटा है। 1318 रेल है और बीते बार जब 1332 रेल हो गया था तो पतरातू डैम के सभी फाटकों को खोल दिया गया था। सीधे बात कराते हैं यहाँ पर एक कर्मी से। बताइए अभी कितना पानी है? अभी यहाँ पर 1318 आरएल पानी मौजूद है। क्योंकि इस बार बारिश कम हुई है और आगे की संभावना कम ही लग रहा है। इस बार हर मतलब किसानों को भी दिक्कत है और यहाँ लगता है कि जलस्तर डैम का भी कम ही है अभी और आगे बढ़ने की उम्मीद कम है। इसलिए इस बार फाटक खोलने की संभावना बहुत कम नज़र आ रहा है। कितना में फाटक खोलते हैं? बारिश का मौसम अगर ज़्यादा रहता है, लगता है कि बारिश होने वाला है, तो हम लोग 1328 से 30 के बीच में खोल दिया जाता है। बारिश नहीं हुई तो जल्द ही अलार्मिंग पोजीशन में डैम पहुंच सकता है। ऐसे में इस क्षेत्र के लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं, बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं ताकि पतरातू डैम में जल स्तर बढ़े और खतरे की कोई बात ना हो। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। झारखंड में पशुओं की अवैध खरीद बिक्री पर पूरी तरह रोक है। बावजूद इसके रांची के ही ग्रामीण इलाकों में गाय भैंस जैसे पशुओं की अवैध खरीद बिक्री कर उन्हें बेचा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इन पशुओं को साहिबगंज के रास्ते बांग्लादेश तक पहुंचाया जाता है। देखिए खास रिपोर्ट। रांची में पशुओं की अवैध खरीद बिक्री का बाजार पिछले कई साल से चल रहा है। ठाकुर गांव के उरगुटू में हर शनिवार की सुबह पशु बाजार लगता है, जहां दुधारू पशुओं के साथ बूढ़ी गायों की भी जमकर खरीदारी होती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो पशु दूध नहीं देते हैं, उन्हें यहां से कारोबारी खरीदकर बाहर ले जाते हैं, जिसका बांग्लादेश कनेक्शन भी सामने आता है। वहीं जब न्यूज़ 18 की टीम जब उरगुटू बाजार में पहुंची तो अधिकतर कारोबारी भाग खड़े हुए। वहीं जो लोग मौजूद थे वे अवैध खरीद बिक्री का बचाव करते दिखे। गाय सब बिक गई? सब नहीं, कोई नहीं बिका है, खरीदारे नहीं है। हाँ। आज शनिवार के दिन तो मेला लगता है यहाँ पे। लगता है मेला, तो कोई खरीदार आता है तो बिकता है, नहीं आता है तो नहीं बिकता है। सड़कों पर तो देखे थे कि लोग ले जा रहे थे तो हम लोग नहीं देखे हैं। दूध देने वाली गाय की कीमत कितनी है? देखिए 3800 बिकता है, 3500 बिकता है, 4000 बिकता है, जैसा गाय का। जो गाय दूध नहीं देती है, बूढ़ी गाय है, उसका वो सब नहीं बिकता है वैसे। नहीं बिकता है वैसे, नहीं बिकता है। लोग बोले कि हाँ बूढ़ी गाय बिना दूध देने वाली गाय भी बिक जाती है। बिना दूध देने वाली गाय जो है उसको कोई क्यों लेता है? वो लोग रखने के लिए अपनी, ये गाय हमारी माता है, बूढ़ी गाय है, तो क्या हम इसका परवरिश करेंगे? शौक से ले जाते हैं लोग, रखते हैं। दरअसल उरगुटू बाजार ठाकुर गांव और पिठौरिया थाना क्षेत्र की सीमा पर पड़ता है, लिहाजा खरीद बिक्री के बाद पूरी प्लानिंग के साथ तस्कर पशुओं को बाहर ले जाते हैं। इस बारे में जब ठाकुर गांव पुलिस से बात की गई तो उन्होंने इस बाजार की प्रशासनिक अनुमति से इनकार किया। इस बीच स्थानीय भोला शाह ने जो खुलासा किया वो प्रशासन के दावे पर भी सवाल खड़े कर रहा है। बिना दूध देने वाली गाय है तो उनका क्या, उनको कोई क्यों ले जाता है? उनको तो कोई लोग, उन लोग जो बिजनेस करता है उन लोग अपना बेचने के लिए ले जाता है बाहर में। बिजनेस मतलब किस तरह का बिजनेस? वही जो मतलब कि उसको मीट उट बना करके बेचता है, उन लोग भी ले जाता है। प्रशासन तो यहाँ अभी तक तो हमको जानकारी में नहीं आता है। यहाँ से जानवर जो हैं
खरीद करके जानवरों को साहेबगंज के रास्ते डिफरेंट पॉकेट में एक बार नहीं ले जाकर कई जगहों पर जानवरों को रखा जाता है और फिर उन्हें साहेबगंज के रास्ते बांग्लादेश भेजा जाता है। जाहिर है ये गौकशी की भी खबरें आ रही है, लेकिन प्रशासन की नाक के नीचे उरगुट्टू में जो पशुओं का बाजार लग रहा है उसे रोकने वाला कोई नजर नहीं आता। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। लोहरदगा में गोवंश पशुओं की तस्करी जोरों पर है। गुमला से हजारों की संख्या में मवेशियों को कुराम्बे के रास्ते लाकर जिले में तस्करी की जा रही है। मुरपा और झाल जमीरा में पशु तस्करों के खिलाफ न्यूज़ 18 के पहुंचने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसमें 37 गौवंश पशु जब्त कर 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। इधर पुलिस की कार्रवाई के दौरान पशु तस्कर भाग खड़े हुए। अवैध तरीके से ले जा रहे पशुओं के खिलाफ मुख्यालय डीएसपी के आदेश के बाद सेना पुलिस ने कार्रवाई की है। वहीं जब्त पशुओं का वितरण लोगों के बीच किया जा रहा है। चालान है इसका। बहुत संख्या में ले जाता है, कागज उगज पूछने से नहीं बताता है और भारी संख्या में ले जाता है। लगभग कितना ले जाता है? हजार या उससे ऊपर? 1000 से ऊपर ले जाता है। कभी लोग पर करवाए उरवाए पुलिस आता है? नहीं, अभी तक तो करवाए उरवाए नहीं हुआ है। तो सब कहाँ से आता है? कहाँ से आता है इससे क्या हमका मालूम? बाहर से आता है कि कहाँ से? बाजार से नहीं आता है ना, बहुत एक दो बेचाता है, क्या झूठ बोलेगा। और आइए एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।